लास्ट पॉइंट क्या हमने लिख रखा था बेटा, एंट्री ऑफ स्पर्म शायद करानी है ना, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, यस है ना बेटा। एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, ये डायग्राम छोटा सा बेटा, फटाफट इसको बना लीजिए। कोन ऑफ रिसेप्शन, ये है एनिमल हेमिस्फीयर। वैसे हम यहाँ पर ये दिखाएं बिना क्या करेंगे दिखा करके, क्योंकि ह्यूमन के एग में तो यॉक होता ही नहीं है, तो हम ये चीज दिखाएंगे नहीं, अलग बाद में नोट में लिखा देंगे। चलो कोन ऑफ रिसेप्शन, जैसे स्पर्म इंटर कर जाएगा, स्पर्म अच्छे से थोड़ा बना लीजिए बेटा, ठीक है। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हो गया हेड, ये मिडिल पीस, और ये टेल हो गया। होल स्पर्म इंटर कर जाता है, वो बाद में लिखा दूंगा मैं। यहाँ पे मान लीजिए ये फीमेल प्रो, उधर दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ये सेंटर है इसका, तो ऐसे मूव करता हुआ जाएगा ये, फिर ये अपना पाथ चेंज करेगा। ये होगा पाथ ऑफ कॉपुलेशन, पाथ ऑफ कॉपुलेशन, उधर देख रहे हैं बेटा ना, इधर लिख देता हूँ, पाथ ऑफ कॉपुलेशन। और ये जो पाथ होगा ये कहलाएगा पाथ ऑफ पेनिट्रेशन। ये डायग्राम दोनों बनाओ फटाफट फटाफट, पे उसके बाद बात करते हैं। ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस लिखा हुआ बेटा, ठीक है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। आफ्टर एंटरिंग sperm rotate itself at 180 डिग्री एंगल। ये दोनों डायग्राम बनाओ फटाफट फटाफट। एंड सेकेंड meiosis completes of secondary oocyte। चलिए
ये डायग्राम बना रही है, फिर लिखते हैं बेटा, ठीक है। सारे लोग आ चुके हैं, फटाफट यहीं से हमने स्टार्ट करना था कल। रोटेट के बाद क्या लिखा हुआ है, रोटेट इटसेल्फ, रोटेट इटसेल्फ एट 180 डिग्री एंगल। जल्दी बनाइए बेटा फटाफट। चलिए मुस्कान का बन गया, वेरी गुड बेटा। बेटा आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा, ये एच लिखा हुआ हेड, ये एच लिखा, एच फॉर हेड, और ये लिखा एम, एम फॉर मिडिल पीस। फिर ये रोटेट हो जाएगा तो ये एच जो है आगे, ये एच लिखा हुआ बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए, ये एच लिखा हूं मैं, फिर से मिटा के लिख दूं, अब दिख रहा होगा एच, और ये लिखा हुआ है एम, मिडिल पीस। तो अब हेड इधर हो जाएगा, मिडिल पीस सामने हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है सारे लोगों ने बना लिया होगा, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा। जब स्पर्म एंट्री करने के लिए आता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी जगह पर इन्वेजिनेट हो जाएगी, इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन बनना। अब यहीं से स्पर्म पूरा अंदर चला जाएगा। स्पर्म कंप्लीट, हम सिर्फ मैमल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, और मैमल्स में भी अपने ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर कर जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट स्पर्म इंटर करेगा, इंटर करने के बाद सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte ओटिड बन जाएगा, ओवम बना देगा, ठीक है। और जैसे इंटर करेगा तो ये स्पर्म क्या करेगा, अपना टेल लूज कर देगा। इंटर करने के बाद तुरंत, जस्ट आफ्टर एंटरिंग, स्पर्म लूजेज इट्स टेल एंड रोटेट इटसेल्फ एट 180 डिग्री एंगल। तो ये 180 डिग्री एंगल पे क्या करेगा, रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से हेड अब इधर हो जाएगा, पीस उधर हो जाएगा, सेंटर की साइड में। तो थोड़ी देर के लिए मुझे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं स्पर्म हूं, ये मेरा हेड इधर है, ये मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक। और जैसे एंट्री मार लूंगा तो तुरंत अपने आप को ऐसे घुमा दूंगा, और जैसे घुमा दूंगा तो अब ये मेरी बैक हो जाएगी, तो अब मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ठीक है ना। अबे मितेश, रोटेट का कारण वो होता है आयन, आयन वगैरह, ठीक है ना, वो आयन सोते हैं उसमें, उसकी वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई में आपको नहीं दे सुनना है कि क्यों क्यों घुमा लेता है, वो क्यों घुमा लेता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आप सोचिए, आपसे कॉन्सेप्ट से समझिए, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, क्यों घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, वो होता है आयंस का खेल और हार्मोन्स का खेल, ठीक है ना मितेश, समझा के बेटा। चल इतना समझना ध्यान से, जैसे ही स्पर्म टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहीं पर इन्वेजिनेट हो जाएगी और स्पर्म पूरा अंदर चला जाएगा सेकेंडरी oocyte के। और आप बाहर से अगर देखा जाए तो इसका मतलब सेकेंडरी oocyte ने स्पर्म को खा लिया, यानी फाइगोसाइटोसिस कर लिया। जस्ट आफ्टर एंटरिंग द स्पर्म लूजेज इट्स टेल, ठीक है ना, एंड रोटेट इटसेल्फ एट 180 डिग्री एंगल, ड्यू टू व्हिच द मिडिल पीस कम्स इन द फ्रंट ऑफ द सेंटर, ठीक है ना। अब ये आगे की तरफ बढ़ता चलेगा, तो जैसे बढ़ेगा तो ये देखिए ये रास्ता तय करेगा सेंटर तक, तो सेंटर तक जो ये रास्ता तय करेगा इसको बोलते हैं पाथ ऑफ पेनिट्रेशन। अब होता क्या है, जनरली फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरी पे होता है, सेंटर में नहीं होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो अब ये स्पर्म क्या करेगा, ये अपना पाथ चेंज करेगा, तो सेंटर पे आने के बाद पाथ को चेंज करेगा। तो पाथ को जब चेंज करेगा तो ये जो पाथ कवर किया जाएगा सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए, ओवम के न्यूक्लियस को पहुंचने तक लिए, वो कहलाता है पाथ ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ा सबको समझ में अच्छे से। अब जैसे ये पाथ चेंज करके स्पर्म यहाँ पहुंचेगा तो स्पर्म का, स्पर्म और ये ओवम दोनों, यानी इसका न्यूक्लियस, इसका मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यानी कैरियोगैमी हो जाएगी, और बन जाएगा क्या, जायगोट, हो गया फर्टिलाइजेशन। कुछ आया बेटा समझ में, सभी को समझ में आ गया ना, क्लियर है सब कुछ, यस। चलिए फटाफट लिखते हैं बेटा, फिर लिखेंगे, when sperm comes in contact with plasma membrane,
बेटा हमने ये बात लिखा दी थी वो बताने की जरूरत तो है नहीं कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कैसे बनी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी तो दूसरा स्पर्म अंदर नहीं कर जा पाएगा, ये बात लिखा चुके हैं। बोलो जल्दी दी, आपके टेस्ट में फर्टिलाइजेशन तक ही आएगा। यस चलो ठीक, लिखा दिया बेटा, वेरी गुड। लिखेंगे व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, कॉमा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन becomes invaginate at that point, and formation of cone of reception occurs, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द phagocytosis of sperm occurs by secondary oocyte, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एंटरिंग, ये लिखना है बेटा, द phagocytosis of sperm occurs by secondary oocyte, द phagocytosis, अब बेटा यहाँ पर जरा लिख लीजिए, पॉइंट जोड़ लीजिए, द phagocytosis ऑफ कंप्लीट स्पर्म लिखना है बेटा, कंप्लीट, द phagocytosis ऑफ कंप्लीट स्पर्म अकर्स बाय सेकेंडरी oocyte, ये पूरा पूरा लिखना बेटा। फिर लिखना है बेटा जस्ट आफ्टर एंटरिंग sperm loses its tail and rotate itself at 180-degree angle, due to which middle piece comes in front of sperm, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। वो डायग्राम तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने, सभी का डायग्राम बन गया, मैं डालूं क्या बेटा? अच्छा ठीक है, अच्छा देखो इधर, the path covered by sperm to the center
is path of penetration next point the path covered by sperm to reach near female female pronucleus nucleus for karyogamy is path of copulation ठीक है बेटा now the male pronucleus and female pronucleus becomes fused to form zygote and zygote undergo the embryonic development undergo the process of embryonic development तो जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाएगा उसका मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी ओसाइट या ओवम के अपने क्या लिखा है बेटा the path now the male pronucleus female pronucleus becomes the path covered by sperm to reach near the female pronucleus for karyogamy is path of copulation the path covered by sperm to the center is the path covered by sperm to the center is path of penetration ठीक है now the male pronucleus and female pronucleus becomes fused to form zygote and zygote undergoes process ठीक है बेटा नोट कर लिया यहाँ तक समझ में आएगा किसी को डाउट तो नहीं बेटा जल्दी बताइए डाउट तो नहीं है बेटा नो डाउट वेरी गुड तो देखिए जैसे ही हमने कहा था भाई पहला स्टेप क्या था आप पढ़े थे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पहला स्टेप था ठीक है ना पहला स्टेप क्या था भाई एक्रोसोमल रिएक्शन दूसरा स्टेप क्या था कॉर्टिकल रिएक्शन और तीसरा स्टेप क्या था एंट्री ऑफ स्पर्म तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है कंप्लीट स्पर्म एंटर कर जाता है ह्यूमन में ठीक ना जस्ट आफ्टर एंटरिंग ठीक ना स्पर्म लूजेज इट्स टेल एंड रोटेट इटसेल्फ एट 180 डिग्री एंगल जिसकी वजह से मिडिल पीस सामने आ जाता है अभी आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है सेंटर तक जितना भी पाथ कवर किया जाता है उसको बोलते हैं पाथ ऑफ पेनिट्रेशन जनरली होता क्या है कि जो सेकेंडरी साइड का फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे होता है इसलिए उसको पाथ चेंज करना पड़ता है तो सेंटर से लेकर के वहां तक फीमेल प्रोन्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ कवर किया जाता है उसको बोलते हैं पाथ ऑफ कॉपुलेशन
कभी कभी क्या होता है, ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे हो जाता है, तब पाथ ऑफ कॉपुलेशन एंड पाथ ऑफ पेनिट्रेशन कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ये मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल इस पर पहुंचेगा तो इसका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, बन जाएगा क्या, जायगोट। और जैसे ही जायगोट बनेगा तुरंत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, यहीं तक आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन तक आज जितना पढ़ा देंगे वहीं तक आएगा, ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। आप 2-4 पॉइंट आपको नोट में लिखने हैं, 2-3 तो वो लिख लीजिए फटाफट। चलिए नोट में बेटा पॉइंट लिखना है। हाँ क्या लिखा बेटा, गुरुकुल टेस्ट सिलेबस। गुरुकुल टेस्ट सिलेबस बेटा जो हमने आपको बताया था वही आपका भी है। 9 तारीख टेस्ट में गुरुकुल में भी है, 9 तारीख को। एक बार शायद आप लोग देख लीजिएगा अपना ग्रुप वगैरह, शायद बॉटनी टेस्ट सिलेबस ग्रुप में आज बेटा पड़ जाएगा आयुष, ठीक है, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा। चलिए देखना बेटा, नोट में एक पॉइंट लिखना है, sometimes path of penetration is same, path of penetration is path of copulation when female pronucleus is present in center of ovum। नोट नंबर 1, पाथ ऑफ पेनिट्रेशन ही पाथ ऑफ कॉपुलेशन कहलाने लग जाएगा, लेकिन कब, जब पेरीफेरी के बजाय फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहाँ, सेंटर पे हो जाएगा, तो वो जो पाथ ऑफ पेनिट्रेशन था वही पाथ ऑफ कॉपुलेशन बन जाएगा। नोट नंबर 2, नोट कर लिए बेटा। लिखेंगे बेटा, सेकेंड मियोसिस completes just after entering the sperm, just after entering second meiosis completes, second ये लिखना बेटा, second meiosis of secondary oocyte, second meiosis of secondary oocyte completes just after entering of sperm। सर फिर पाथ ऑफ कॉपुलेशन रहेगा ही क्या? अरे अर्णव महाराज, बेटा मैंने कहा ये फीमेल सेकेंडरी oocyte है, अब यहाँ पर ये जो रास्ता यहाँ तक आएगा तो ये पाथ ऑफ पेनिट्रेशन होता है। जनरली क्या होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है ऐसे, और इस पर में इधर से आया, अब यहाँ इसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस नहीं मिला तो ये रास्ता इतना फिर कवर करेगा ना इधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रास्ता होगा ये पाथ ऑफ कॉपुलेशन कहलाएगा। कभी कभी होता क्या है कि ये यहाँ उठ के यही सेंटर पे आ जाएगा, तो जो ये रास्ता था वही ये रास्ता कहलाने लग जाता है पाथ ऑफ कॉपुलेशन। समझ में आ गया? बोलो भाई, डाउट क्लियर अर्नो तेरा? बोल बच्चे। सर फिर तो पेनिट्रेशन ही रह जाएगा, कॉपुलेशन है तो होगा ही नहीं। अरे भाई
पाथ आप वही पेनिट्रेशन पाथ आप पेनिट्रेशन भी कह सकते हो उसको, पाथ आप कॉपुलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट जस्ट आफ्टर एंटरिंग द स्पर्म। और जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तब सेकेंड मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट जस्ट आफ्टर एंटरिंग द ऑफ स्पर्म एंड, ये जोड़ लीजिए थोड़ा पॉइंट, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी अकर। सेकेंड पोलर बॉडी अकर, जो पोलर बॉडी होते हैं माइन्यूट बॉडी, बहुत छोटा सा तिनका होता है, साइड में पड़ा रह जाता है। तो भैया आपने कहा था कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है जायगोट बन जाता है, जायगोट स्टार्ट कर देता है क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जायगोट जो होता है, जायगोट लेवल यानी जायगोट जो है जब उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो दो तरीके का डेवलपमेंट होता है। एक होता है मोजैक डेवलपमेंट या उसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी डेफिनेट, समझ गए, मोजैक डेवलपमेंट। और दूसरा होता है रेगुलेटिव। ये आपने नोट लिया बेटा, नहीं पॉइंट लिख लिया? बोलो, ये पॉइंट लिख लिया बेटा? यस। अब एक लाइन और लिख लीजिए फिर मैं आगे बोलता हूँ। आपने अभी भी लाइन लिखा है कि सर मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस जैसे ही फ्यूज होगा जायगोट बनेगा और जायगोट में तुरंत स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जायगोट में जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा होता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा आपको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नोट के होते, ये एक चीज ये बताओ बेटा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन जानते हो क्या होता है, आपको मालूम है? साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है, अभी आपने ये पॉइंट लिखा तो नहीं है? नो, चलो वो भी लिखा देता हूं फिर आपको। कुछ लोगों के नंबर कम आए हैं बेटा, अपनी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करिए। नोट नंबर तीसरा लिख लीजिए बेटा, नोट में लिख लीजिए फिर अब आगे बात लिखता हूं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान, अभी अभी आपने कहा था कि सर न्यूक्लियस फ्यूज किए, तो आपने क्या कहा, कैरियोगेमी। तो साइटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग fertilization is known as प्लाज्मोगेमी। तो आप उसको क्या नाम दोगे बेटा, प्लाज्मोगेमी नाम दोगे। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, ठीक है। नोट नंबर नेक्स्ट, क्रोमोसोम की इंटरमिक्सिंग। अब मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो बेटा क्रोमोसोम की मिक्सिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो मेल न्यूक्लियस है उसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस उसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे, तो 23 मिलकर 46 बनेंगे। तो क्या कहलाएगा वो, एम्फी मिक्सिंग, ठीक ना, इंटर मिक्सिंग ऑफ chromosomes is known as amphimixis। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी, ठीक है। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी, और क्रोमोसोम की इंटरमिक्सिंग एम्फीमिक्सिस, और गैमेट की फ्यूजन सिनगेमी कहलाता है। तो नोट नंबर एक और लिख लो लगे हाथ, वो भी कंफ्यूजन नहीं खत्म हो जाए आपको।
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज सिनगेमी। चलिए देखिए बेटा, नोट कर लिया सारे लोगों ने? बोलो भाई, नोट हो गया बेटा? यस, वेरी गुड। मैं डालूं क्या? चलो देखो बेटा, आपने अभी कहा कि सर क्रोमोसोम, यानी जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज किया तो बन गया जायगोट। जायगोट में स्टार्ट हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जायगोट में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। तो अब पॉइंट लिखेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन जायगोट इज ऑफ टू टाइप्स। जायगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा दो टाइप का होता है। जो पहला है वो होता है मोजैक, या इसी बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप। डिटर्मिनेट, मोजैक टाइप या डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एमडी साहब का नाम है, एमडी साहब का नाम है। तो इस नाम का मतलब यहां पर है बेटा निमैटो हेलमिंथेस, यानी एस्केलमेंथिस नाम सुने हो आप, निमैटो हेलमिंथेस, एनेलिडा, मोलस्का। देखिए मोजैक डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब जायगोट बनता है बेटा ध्यान देना, तो जैसे मान लो मैं कहूँ ये जायगोट है, तो इसमें पैचेज पड़ जाते हैं इस तरीके से जायगोट में, तभी तो ये मोजैक टाइप का दिखता है। और पैच को देख के ही अंदाजा लगाया जाता है कि ये वाला पैच क्या बनाएगा, यानी जायगोट लेवल पे ही ऑर्गन का बनना डिफरेंशिएट हो जाता है कि भाई ये वाला पता लगा पैच हाथ बनाएगा तो ये वाला पैच पांव बनाएगा, ये वाला पैच हेड बनाएगा तो ये वाला पैच स्टमक बनाएगा। ठीक है ना बेटा, बात आई समझ बेटा? तो यानी ऑर्गन फॉर्मेशन इज confirmed at the zygote level due to the formation of patches. क्लियर बेटा? यहां पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑर्गन फॉर्मेशन डिफरेंशिएटेड एट जायगोट लेवल। ये होता है मोजैक टाइप का डेवलपमेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेट, तभी तो इसको डिटर्मिनेट बोला, डिफाइन हो जाता है कि कौन सा पैच क्या बनाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? यस। जो दूसरा होता है वो होता है रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट टाइप। मैं डाल दूं क्या? आप थोड़ा आराम मत फरमाइएगा बेटा ना, थोड़ा एक्टिव मोड में रहिएगा। जैसे हम बोले लिखो तो तुरंत लिख लो, है ना? दूसरा लिखना बेटा रेगुलेटिव, रेगुलेटिव या फिर इनडिटर्मिनेट,
डिटर्मिनेट, रेगुलेटिव या इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ऑर्गन फॉर्मेशन not differentiated at zygote level। यहाँ पे पैचेस वगैरह भी जायगोट में नहीं पड़ते और आप बता भी नहीं पाओगे कि जायगोट का कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, ये पता नहीं लग पाता। तो ऑर्गन फॉर्मेशन नॉट डिफरेंशिएटेड एट जायगोट लेवल, जायगोट के लेवल पे आप नहीं बता पाओगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इनके जायगोट के लेवल पे आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे ऑर्गन का, ठीक है, कि कौन सा पार्ट जायगोट का कौन सा ऑर्गन बनाएगा बॉडी का। नोट कर लीजिए बेटा इसको। हो गया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। यस, हेडिंग डालिए आप लोग। हेडिंग आपको नेक्स्ट डालनी है, आपको टाइप्स ऑफ एनिमल। हेडिंग डालनी है बेटा आपको, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। ओवम के अंदर स्पर्म की एंट्री के बेसिस पे एनिमल की बात की जा रही है। तो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। पहला बेटा मोनोस्पर्मी, मोनोस्पर्मी में क्या होता है बेटा, जैसे ये जायगोट है, सॉरी ये सेकेंडरी ओसाइट है और ये देखिए आया स्पर्म, तो सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन और वही जायगोट बनाएगा, जायगोट आगे डेवलप करेगा, एनिमल बन जाएगा। क्लियर हो बेटा, इसलिए बोला ही गया इसको मोनोस्पर्मी। तो यहां पर लिखना है आपको, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सिंगल स्पर्म enters, single sperm enters into the secondary oocyte या ovum due to फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। आपको कल हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब बन जाती है तो वो दूसरे स्पर्म को एंटर करने नहीं देती, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ, लिखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सिंगल स्पर्म एंटर्स इनटू द सेकेंडरी oocyte ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, ड्यू टू फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। नोट कर लो बेटा। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, वो कौन से एनिमल है। बोनी फिशेस, फ्रॉग, मैमल्स। बोनी फिशेस, फ्रॉग और मैमल्स, इनके एग में सिर्फ एक ही स्पर्म करता है एंटर,
फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है ना बेटा, हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप लिखो बेटा, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पॉलीस्पर्मी क्या होते हैं बेटा, बताना। पॉलीस्पर्मी में क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कितने स्पर्म फ्यूज करेंगे? मैनी स्पर्म गेट्स फ्यूज्ड। ओके ओके। तो यार एक चीज मुझे ये बताओ कि जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट है, अच्छा अब ये बताओ कि जितने स्पर्म करेंगे इंटर, सबके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? ना बेटा, जैसे सपोज करो ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसके पास n=23 क्रोमोसोम है। थोड़ी देर के लिए समझना ही है खाली। अब एक स्पर्म ये आ रहा है, एक स्पर्म ये आ रहा है, एक स्पर्म ये आ रहा है। अब ये जैसे तीनों को तीनों इंटर कर गए तो n= जैसे मान लीजिए ये जिसका स्पर्म और ओवम है, वो जो एनिमल है उसके पास 2n=46 क्रोमोसोम है। तो इसका जो बच्चा होगा वो भी तो 46 क्रोमोसोम ही रखेगा। तो आप बताओ, अगर तीनों स्पर्म इंटर कर जाएंगे तो n= यहाँ पर भी 23, n= यहाँ पर भी 23। बोलो भैया, तो क्रोमोसोम यहाँ 46 के बजाय ज्यादा नहीं हो जाएंगे? स्पर्म एक से ज्यादा इंटर जरूर करेंगे सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, लेकिन फ्यूजन सिर्फ एक स्पर्म करेगा। ठीक है, पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि मोर देन वन स्पर्म एंटर्स इनटू द सेकेंडरी ओसाइट, बट सिंगल स्पर्म, द न्यूक्लियस ऑफ सिंगल स्पर्म गेट्स फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। हाँ बेटा, हाँ अर्नव सही कह रहा है। तो ठीक है, मैं तो चेक करना चाह रहा था कि अपने कॉन्सेप्ट को चेंज कौन करना चाहेगा। अगर आप सारे फ्यूज करा दोगे तो फिर तो वो जो डिप्लॉयड स्टेज है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो पॉलीस्पर्मी में मोनोस्पर्मी में फर्क यही होता है कि मोनोस्पर्मी में एक स्पर्म इंटर करता है और उसी का न्यूक्लियस फीमेल ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, न्यूक्लियस सॉरी स्पर्म एक से ज्यादा इंटर करते हैं, बट फ्यूज खाली एक ही करेगा। इंटर तो सारे कर जाएंगे लेकिन फ्यूजन खाली एक स्पर्म का ही होगा, यानी एक स्पर्म के न्यूक्लियस का, है ना। तो यहां पर लिख लेना बेटा, मोर देन वन स्पर्म enters into secondary site, but nucleus of only single sperm, nucleus of only single sperm get fused with nucleus of secondary site, या सेकेंडरी ओसाइट के ओवम लिख लो बेटा, ठीक है ना, ओवम। आप सेकेंडरी ओसाइट भी सही है, गलत नहीं है, काटना मत, आपने लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं है। थोड़ा ओम लिखना ज्यादा सही लगता है। हो गया बेटा पॉइंट? बोलो भाई। यस। तो भैया ये मोनोस्पर्मी पॉलीस्पर्मी की बात आपने कर ली। अब वो कौन है, एग्जांपल यहां पर लिख लो बेटा, वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस, इसमें आता है सैलामेंडर। ठीक है, जबकि फ्रॉग आप जस्ट उसके ऊपर पहुंचा चुके हैं, तो उस वाले फ्रॉग राना टिग्रीना को छोड़ करके वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस,
reptiles or birds. How this formation occur? बेटा इसमें होता क्या है कि एक से ज्यादा स्पर्म जब एंटर करेंगे तो पहले स्पर्म एक ही जाके फ्यूज कर जाएगा, और जैसे ही फ्यूज हो जाएगा तो उसके अंदर चेंजेस होगा। अब वो जो चेंजेस होगा तो होगा क्या कि वो दूसरे स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एक्सेप्टर प्रोटीन, साइनेप्स जब पढ़ा होगा, तो एक्सेप्टर प्रोटीन जब बन वो होता क्या है कि वहां यहाँ पर भी वही केस लगभग होता है। एक्सेप्टर प्रोटीन जैसी बात आती तो एक बार जब जुड़ जाएगा तो दूसरा किसी से जुड़ेगा ही नहीं। यहां पर भी वही चीज होती है, ठीक है बेटा। हाँ लेयर वगैरह भी बन जाएंगे बेटा, वही चेंजेस मैंने बोला ना, चेंजेस होंगे ना, तो चेंजेस होने में यही होता है, लेयर बन जाएंगे तो दूसरे उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, अंदर तो चले जाएंगे बट उनका कोई रोल नहीं है, वो वहीं पर मर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वहीं पड़े रह जाएंगे। क्लियर है बेटा? बोलो भाई। चलो ठीक है। अब भैया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, मोजैक, ठीक है, मोजैक, और दूसरा था रेगुलेटिव। अब हम शुरू करेंगे। फिर क्या लिखा बेटा? मोनोस्पर्मी में बोनी फिशेस फ्रॉग। हाँ किसी ने कुछ पूछा, हट गया मैसेज। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन, हाँ 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 ठीक है, जो लिखा है वही है बेटा। हेड डालेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ध्यान देना बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बेटा तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट बनेगा, एक सेल बनती है, ये डिप्लॉयड सेल, ये सेल ही है, जायगोट क्या होता है? सेल ही है। तो 2n = 46 क्रोमोसोम होंगे इसमें। अब जैसे ही जायगोट बनता है तुरंत इसमें क्या शुरू हो जाता है? क्लीवेज। यानी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ जायगोट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। तो पहला पॉइंट ये लिखिए, आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं क्लीवेज क्या है। तो आपने हेड डाली है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आपको यहां स्टार्ट करना है पॉइंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट starts with the process of cleavage, partial division not fully। अभी हम बताते हैं बेटा, ठीक, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। अब आप हेड डालिए क्लीवेज क्या होता है। नहीं आपको एक बात तो ये पता लग गई कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो क्लीवेज से स्टार्ट होता है। अब देखिए क्लीवेज क्या है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनना बेटा। माइटोसिस के बारे में आप लोग जानते हो। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल ये होती है, मान लीजिए पेरेंट सेल है, इसकी 2n = कितना है इसमें? ये 2n स्टेज है, जो क्रोमोसोम हम लेते ही नहीं है, 2n स्टेज है, और इसका एरिया कितना है? फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या होगा? माइटोसिस मान लिया आपने कराया, तो माइटोसिस कराओगे तो दो सेल बनेंगी, माइटोसिस करोगे तो दो सेल बनेंगे बेटा। आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती, यानी जितने मदर सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम होंगे माइटोसिस में।
ठीक है ना बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए एरिया कितना है, माइटोसिस जैसा है पर माइटोसिस नहीं है। हाँ नवदीप, देखो बता रहा हूं मैं बेटा, जिन लोगों को जानकारी है तब भी अच्छी बात, नहीं जानकारी तो ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये माइटोसिस होता, अगर ये माइटोसिस होता तो यहाँ पर मान लेते हैं एरिया आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का जरा जोड़िए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना था 10। तो एटलीस्ट मदर सेल से सरफेस एरिया दोनों डॉटर सेल का ज्यादा हो गया ना मिला करके। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता, बस यही एक डिफरेंस है। क्लीवेज में जो डिफरेंस है बस एक यही डिफरेंस है, यहाँ जो सरफेस एरिया होता है दोनों डॉटर सेल का वो जोड़ करके पेरेंट सेल के इक्वल आता है, और जो ये डॉटर सेल आती हैं दोनों बन करके, इन डॉटर सेल को, ये जो डॉटर सेल बन के आई इन्हीं को क्या कहते हो, नोन एज ब्लास्टोमियर्स। कुछ आया बेटा समझ में? तो ये जायगोट है, जायगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रोसेस से स्टार्ट होता है, क्लीवेज से। इसका मतलब क्लीवेज इज अ सिंपल माइटोटिक डिवीजन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर साइज इंक्रीज नहीं करेगा, सेल भी अलग अलग नहीं होती, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर जो वो भी आप बनाना नहीं, ठीक है, यहाँ सेल जो अलग अलग हमें दिखा दिया वो अलग यहाँ सेल नहीं होती अभी, इसको नोट मत करना, ठीक है। जैसे ये जायगोट है, अब ये इसमें क्या हुआ क्लीवेज, तो साइज यहाँ चेंज मत करना, जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा साइज ये भी रहेगा। ये देखिए सेल मान लीजिए बन के आ गई, तो देखिए ये देखिए ब्लास्टोमियस। तो इसका एरिया कितना होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का जोड़ के कितना होगा पेरेंट सेल के। तो cleavage is a simple mitotic division in which the number of cells increases but size not increases। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ एरिया कितना है 10, वहां पर भी देखिए दोनों एरिया कितना है 10 ही तो है, तो साइज तो वही है, बस हाँ नंबर बढ़ गया, यहाँ एक सेल का नंबर है, यहाँ पे 2 है। फिर से क्लीवेज कराओगे तो 4 सेल बन जाएंगी, एक सेल से 2, इस वाली एक सेल से 2, तो 2 2 4 हो जाएंगी। हाँ सरफेस एरिया फिर डाउन पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 2.5। क्लियर? तो 4 सेल हो गई तो 2.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 10। समझ आ गया बेटा? तो क्लीवेज इज अ सिंपल माइटोटिक डिवीजन इन विच साइज नॉट इंक्रीजेस बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। पहला पॉइंट लिखना बेटा, ये बना लो, अब आप इसको बना लो फिर आगे मैं शुरू करता हूं। ये बना लिया बेटा मुस्कान? सारे लोग बना लीजिए बेटा, सारे लोग बना लीजिए फटाफट। चलो ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज अ सिंपल mitotic division in which size not increases but number of cells increases।
दूसरा पॉइंट बेटा, द फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, द फॉर्म्ड डॉटर cells are known as blastomeres. Next point, the surface area of both blastomeres, यानी डिवीजन के बाद जो बनेंगे उसके दोनों के सरफेस एरिया उसके जस्ट पहले वाली सेल के बात कर रहा हूं मैं। द सरफेस एरिया ऑफ बोथ ब्लास्टोमियर्स इज इक्वल टू देयर पेरेंट सेल, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो घटता चला जाता है, वो सॉरी बढ़ेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। और क्लीवेज कब तक चलेगा, टिल द ब्लास्टुला स्टेज। Cleavage occurs till blastula stage of embryonic development. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टुला स्टेज तक क्लीवेज चलता रहता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है बेटा तो जायगोट से बनता है मॉर्ला, मॉर्ला से बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला और फिर न्यूरुला। न्यूरुला ये आपके कोर्स में नहीं है तो ये नहीं पढ़ना है आपको। इसी के बाद तुरंत शुरू हो जाए क्या, ऑर्गन फॉर्मेशन। तो कैसे आप याद रखोगे, महाभूत घनश्याम नारायण, महा मतलब मॉर्ला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, ऑर्गन फॉर्मेशन। तो इस स्टेज तक यहां से यहां तक क्या चलता रहता है, क्लीवेज। ठीक है ना बेटा, नोट कर लिया आपने ये क्लीवेज, सभी को समझ में आ गया बेटा। मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्लीवेज में। यस, तो इसके आगे बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। आप लोग डीपीपी वाला काम जो मैंने बोला वो सारे लोग करते रहिए, उसमें ढिलाई मत करिए आप। 2 ही 3 4 लोग हैं जो डाल रहे हैं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे डेली कहता हूं ये बात। हाँ जी मीन क्या बेटा, ये जी क्या मतलब बोल रहा आयुष, व्हाट इज द जी मीन। अबे गैस्ट्रुला, जायगोट, मॉर्ला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला पढ़ाएंगे डेवलपमेंट अभी आगे, फिर करवाएंगे इस पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ वो तो ये पॉइंट समझा रहा था इसलिए लिखा दिया मैंने। गैस्ट्रुला लिखा हुआ है, ये न्यूरुला लिखा हुआ है, ये ऑर्गन फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ऑर्गन फॉर्मेशन। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म, N/C लिखा हुआ है, N अपॉन C रेशियो इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लीवेज कब तक रहेगा, ब्लास्टुला स्टेज तक। ठीक बेटा, तो बाय बाय।